आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ना कमिंग सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साइंस का कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हूँ और इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। क्या बोला है हम देखते हैं। देखिए, द एयर नियर a heat source get hot and rise the air from side come into take its place. This is the way in which air get heated by oil heater. What is the process? What is this process is called? ठीक, क्या बोला है? क्या बोला है देखिएगा, एक हीटर रखा हुआ है, ऑयल हीटर है ना, ऑयल हीटर रखा हुआ है। ठीक, ऑयल हीटर या फिर बर्नर कुछ भी रखा हुआ है। यहीं पर क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑयल हीटर, तो मैं ऑयल हीटर ही बना दे रहा हूँ। ऑयल हीटर रखा हुआ है, इसका आसपास का एयर गर्म है, गर्म होगा। ये जल रहा है तो गर्म होगा। तो कौन सा प्रोसेस में आसपास में जो एयर है उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, एयर का जो मॉलिक्यूल जो कि ना आँख का कांटेक्ट में है, वो एयर का मॉलिक्यूल पहले गर्म हो जाता है। गर्म होके जहाँ ठंडी एरिया है उधर चले आता है और जो ठंडी एयर का मॉलिक्यूल वो इधर चले आता है। ऐसा करके एयर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है और हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द कॉन्वेक्शन। ठीक, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन प्रोसेस में कोई भी एक ऑयल स्टोव है, उसका चारों तरफ का एयर गर्म होता है जब ये बर्न होता है, जब ये जलता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है। ए बुक इज लाइंग at rest on the surface of table. Which of the following statement is true about the force acting on it? तो क्या बोल रहा है, सिंपल बात, ये बुक है, टेबल का ऊपर में ये बुक भी रेस्ट में है। देखिए, ये टेबल का ऊपर में टेबल है, टेबल का ऊपर में एक बुक रेस्ट है। ठीक, आपको ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ। एक बुक है, एक बुक है। ठीक, और एक बुक किसका ऊपर में रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है टेबल का ऊपर में, है ना। ये एक टेबल है, टेबल का ऊपर में बुक रखा हुआ है। तो ये बुक स्थिर है, स्टिल कंडीशन में है, ये बोला हुआ है ना। ठीक, which of the following statement about the force acting on it, कौन सा फोर्स इस बुक में काम कर रहा है। when this book is in rest condition, there is a pair of balance force acting on it, only gravitational force acting on it, or only frictional force acting on it, there is no force acting on it। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मेरे को पॉज करके अभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक, देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या होगा। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्थिर होता है, स्थिर इसलिए होता है इधर से भी जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का ही फोर्स अगर अप्लाई होता है तो फिर एक फोर्स दूसरा फोर्स को कैंसिल आउट करते हैं, सो दैट दिस बुक जिसका ऊपर में एक्ट कर रहा है वो स्थिर रहेगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स इन दैट साइड एक बुक को सोचिए, एक बुक को, एक बॉक्स को सोचिए, बड़ा सा बॉक्स टेबल का ऊपर में रखा हुआ है। इधर से 5 लड़का धकल रहे, इधर से 5 लड़का धकल रहा है, दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो फिर ये जो बॉक्स है स्थिर रहेगा। ऐसा ही सोचिएगा ना। इस फोर्स को कहा जाता है बैलेंस फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। तो ऑप्शन होगा देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोल रहा है, देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए क्या बोला हुआ है, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द हेवियर शीट ऑफ ग्रेनिंग ऑफ
ग्रेन बाय विनोइंग प्रोसेस, है ना। हस्क किसको कहा जाता है? हस्क कहा जाता है जिसमें जो धान में चावल नहीं होता है, जो जिसमें सीड्स नहीं होता है, उसी को कहा जाता है हस्क, है ना। दैट इज नोन एज द हस्क। हस्क का जो वेट होता है, हस्क का जो वेट होता है लाइट, ठीक। तो देखिए इधर से एक विंड मिल चला देते हैं, गांव में ये होता ही है, विंड मिल चला देते हैं या फिर मैनुअल विंड मिल चला देते हैं और विंड मिल से हवा किया जाता है, विंड मिल से हवा किया जाता है और इसका सामने से जब सीड्स को डाला जाएगा, भारी सीड्स नीचे गिर जाएगा और जिसमें जो धान में चावल नहीं होता है उसी को हस्क कहा जाता है, वो हल्का होता है और चले जाता है दूर में। ये तो सिंपल प्रोसेस है, आप जानते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन 1 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिक्सचर is utilized to separate them by the process of sieving and filtration, है ना। देखिए डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का साइज डिफरेंस होता है, ऐसा पार्टिकल्स का साइज कुछ मिक्सचर है। सोचो सिंपल है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एग्जाम्पल से ना। सोचो कुछ मिक्सचर है ना, जैसे कि आप बालू है, सैंड का दाना का पार्टिकल छोटा होता है और उससे छोटा होता है मैड और डस्ट, उससे छोटा होता है डस्ट, है ना। उससे बड़ा होता है क्या है? ये डस्ट है। उससे बड़ा होता है पेबल और स्टोन। उससे बड़ा होता है ब्रिक्स, है ना, ये बड़ा, है ना। ये सारी चीज़ जब एक साथ मिक्स्ड है, आप क्या है सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक में आप सेपरेट कर सकते हो। पानी में मिला दो और पानी को अच्छे से स्टीयर आउट कर दो, जो कि ना डस्ट है वो नीचे पहले जमा होगा नहीं, जो भारी चीज़ है ना, बड़ा पार्टिकल जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें ज़्यादा एक्ट होगा, जो ईंटा सबसे नीचे, उसके नीचे जो जमा होगा, उसका ऊपर में जमा होगा स्टोन, उसका ऊपर में जमा होगा सैंड, सबसे ऊपर में जमा होगा डस्ट। इसी को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। क्या बोला हूँ? डिफरेंट साइज मिक्सचर आर क्या किया जाता है? पानी में घोल कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? कुछ देर के लिए फॉर 1.5 आवर और 2 आवर्स इट हैव टू केप्ट without stirring. Then what you observe that large size particle deposited at the bottom of the beaker, then उससे थोड़ा बड़ा साइज, उससे थोड़ा छोटा साइज, उससे थोड़ा छोटा साइज, उससे थोड़ा छोटा साइज ऊपर में जमा हुआ। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल इज नोन एज द फिल्ट्रेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। और सीविंग क्या है? छानना। देखिए ये जो नेट है, ये नेट है, इसमें छोटा छोटा छेद है ना। तो छोटा छोटा सबसे पहले क्या निकल जाएगा? सबसे पहले निकल जाएगा डस्ट। उससे थोड़ा बड़ा नेट यूज करेंगे तो सैंड निकल जाएगा। उससे बड़ा नेट यूज करेंगे तो स्टोन भी निकल जाएगा, है ना। और क्या रह जाएगा? ब्रिक्स रह जाएगा। ऐसा करके सीविंग प्रोसेस में भी हम कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस सही है। पार्टिकल्स का साइज जब क्या है डिफरेंस होता है, तब फिर हम क्या है सीविंग और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी ये तीनों पढ़ के अभी पढ़ करके मेरे को आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको समझा चुका हूँ, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, है ना। ऑप्शन 3 सही होगा, सही सोच रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद देखिए 85, द प्रेशर इन द फ्लूइड दैट इज इन रेस्ट। एक रेस्ट कंडीशन में कोई फ्लूइड रखा हुआ है, उसका अंदर में कोई भी पॉइंट में प्रेशर कैसे होगा? देखिए क्या बोला हुआ है, आपको जरा सा समझा देता हूँ। आप एक बीकर में, आप इस बीकर में क्या लीजिएगा? इस बीकर में क्या लीजिएगा? पानी लीजिएगा। यू केप
the water in this beaker. You kept the water in this beaker. Clear? When you kept the water in this beaker, when you kept the water in this beaker, then इस बीकर का अंदर में कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर कैसे होगा? तो लिक्विड ए पॉइंट में कोई चीज़ रखेंगे, कोई चीज़ सोचो इस पॉइंट में कोई एक ऑब्जेक्ट को रखे हो, उसका ऊपर में लिक्विड चारों तरफ से प्रेशर देगा, ठीक, ऑल डायरेक्शन से प्रेशर आएगा। तो ऑप्शन आप देख के बताइएगा। द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज इन रेस्ट, उसका अंदर में क्या होगा? एक्ट ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका अंदर में प्रेशर, लिक्विड प्रेशर केवल डाउनवर्ड ही अप्लाई होता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक्ट ओनली साइड वाइज, मतलब बीकर का साइड में ही केवल एक्ट होगा क्या? वो भी नहीं। एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, ये बिल्कुल है सही है ना। एक्ट ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 3 सही ऑप्शन, और यही होगा आपका राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन आ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आप बताइए। ऑप्शन को पढ़ के आप मेरे को अभी पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक। क्या ऑप्शन दिया हुआ है? इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा होता है क्या? उसके बाद देखिए इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होता है इमेज का भी डिस्टेंस उतना होता है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ये भी सही है। इमेज इज वर्चुअल, ये भी सही है। देखिए इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी थोड़ा जान लीजिए। जो मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका थ्योरी थोड़ा सा जान लीजिए। दिस इज अ मिरर ना, ठीक। इन दैट मिरर एट द फ्रंट ऑफ दिस मिरर दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक। एट द फ्रंट ऑफ दिस मिरर ये ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक। तो मिरर से इस ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है लगभग नहीं, उतना ही डिस्टेंस में ही इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा। और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा दोस्तों? इस ऑब्जेक्ट का इमेज लैटरली इन्वर्टेड होगा। और देखिए ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है और इमेज भी उतना ही बड़ा बना है, ना छोटा ना बड़ा, है ना। और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से मिरर का जितना डिस्टेंस है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी, मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही है। और ये है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज लाइक दैट। इमेज दो प्रकार का होता है, एक वर्चुअल होता है, एक होता है रियल। रियल इमेज स्क्रीन में हम कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा में होता है। कैमरा का जो इमेज है आप स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आप स्क्रीन में ले सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते हो, इसलिए इस इमेज को कहा जाता है वर्चुअल। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये तीनों बी भी सही ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट से मिरर का जितना डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी सही है। और इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है और इमेज वर्चुअल होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी सी डी ऑप्शन 1, ठीक। उसके बाद देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगल सेल एक्सेप्ट, देखिए हेन एक है ना, पैरामीशियम, जाइगोट। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एम्ब्रायो जो कि ना जाइगोट से सेल डिवीज़न के द्वारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, इसलिए एम्ब्रायो में बहुत सारा सेल होता है। एक मतलब एक ही सेल। पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। और जाइगोट के क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स से बनता है जाइगोट। इसको थोड़ा सा थ्योरी देखिएगा। दिस इज़ द फीमेल गैमेट एंड दिस इज़ द मेल गैमेट, दोनों ही सेम सेल है, दोनों ही सेक्स सेल है। मेल गैमेट का न्यूक्लियस इसमें जब चले आता है तब फिर फॉर्मेशन होता है जाइगोट। जाइगोट में भी एक सेल है, लेकिन जाइगोट जब सेल डिवीज़न करता है इसमें से बनता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में मोर देन 1 सेल होता है, काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, इसलिए एम्ब्रायो मल्टीसेलुलर होता है। बाकी पैरामीशियम
है ना, ऐसा होता है, आपको याद होगा। पैरामीशियम, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और हेन तो आप जानते हो ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर और एम्ब्रायो मल्टीसेलुलर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है ना। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक, क्या बोला है, डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसी को रीड कीजिए और सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। क्या बोला हुआ है, व्हेन, क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। व्हेन फूड गेट स्पॉइल इट प्रोड्यूस फाउल स्मेल। ये तो आप जानते हो, फूड जब स्पॉइल होता है उसमें तो फाउल स्मेल आएगा ही आएगा, वो तो सिंपल बात है ना। उसमें बैक्टीरिया एंजाइम डालते हैं और उसका अंदर में जो मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट डिग्रेड होता है, एक केमिकल चेंजेस होता है ना। उसके बाद बी देखिए, क्या वो क्या बोल रहे हैं, ए स्लाइस ऑफ एप्पल, ए स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। एप्पल को काट के रख देने पर उसका जो कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक, उसके बाद सी देखिए, व्हेन एन एंड बाइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 हम देख रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए। डेली लाइफ का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि व्हेन फ्रूट इज गेट स्पॉइल इट प्रोड्यूस फाउल स्मेल। मैं आपको बोला हूँ, फ्रूट जब स्पॉइल होता है उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया कम फ्रॉम द एयर एंड दिस बैक्टीरिया रिलीज द केमिकल इन दैट फूड सो दैट फूड चेंज इट्स क्वालिटी ऑफ फूड बिकम चेंज। इसका फैट क्या हो जाता है, डिग्रेड करने लगता है, प्रोटीन डिग्रेड करने लगता है। सो दिस वन इज द केमिकल चेंज विच टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिलीज बाय द बैक्टीरिया रिलीज फ्रॉम देयर बॉडी। देखिए ए स्लाइस ऑफ एप्पल, ए स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। एप्पल का टुकड़ा रख देने से इसमें ब्राउन कलर आ जाता है, ये एक केमिकल चेंजेस है जिसके कारण ब्राउन कलर पड़ जाता है। व्हेन एन एंड बाइट, जब कोई एंड बाइट करता है, कैलामाइन इज यूज टू इज द इरिटेशन ऑन स्किन। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एंड का जो स्ट्रिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और कैलामाइन में होता है पेस्ट, दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, इसलिए जो इरिटेशन ख़त्म हो जाता है, इरिटेशन में आराम लगता है। तो तीनों क्या है, तीनों ही केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया बी फिजिकल चेंज, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं है, ए भी फिजिकल चेंज, ए भी नहीं है, ऑल आर द केमिकल चेंज, ये तो सही ऑप्शन होगा। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला हुआ है, अच्छे से देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला हुआ है, सॉरी स्टूडेंट, ये है सेटअप में थोड़ा गड़बड़ी। ठीक, उसके बाद देखिए ए स्टूडेंट बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन अ एयर। एक स्टूडेंट है, मैग्नीशियम रिबन को जला है एयर में, एंड रिजॉल्व द एश ऑफ रिबन लेफ्ट आफ्टर बर्निंग इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, रिबन जलाने के बाद जो रैश मिला है वो डिस्टिल्ड वाटर में घोल कर दिए है ना। ऑन pouring one drop each of this solution, first blue litmus, then red litmus, what will be the observation? स्टूडेंट आपको ये चीज़ करना है, जो मैग्नीशियम रिबन, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, ये आपको जानना होगा। आपको करके ज़रा सा दिखा दे रहा हूँ। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक, MgO
ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का जो एस है, इसमें जब आप पानी मिलाएंगे तब फिर क्या बनेगा दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दिस इज द बेस और बेसिक इन नेचर, इसलिए मेटालिक ऑक्साइड जो होगा बेसिक इन नेचर। ठीक, तो ये मेटालिक ऑक्साइड का जो घोल लेके, ये जो बेस लेके इसमें ब्लू लिटमस पेपर देंगे दोस्तों, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में ही क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज। पर इसमें आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, ब्लू, क्योंकि ना बेस में रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज होता है। तो अभी इसका सही ऑप्शन को आप पढ़ के सही आंसर दीजिएगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। यस, इसका सही ऑप्शन होगा ब्लू लिटमस पेपर रिमेन ब्लू, क्योंकि ना ब्लू लिटमस पेपर एसिड में देने पर तभी उसका कलर चेंज होता है और वो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू द ब्लू। रेड लिटमस पेपर बेस में क्या हो जाता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया हुआ है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर का भी जिंक को डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकते हैं, है ना, कॉपर का भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। गिव द रीज़न, क्यों है भैया, इसका रीज़न क्या है, कॉपर, है ना, जिंक सल्फेट में अगर कॉपर डालेंगे तो कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, बल्कि कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो फिर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर जिंक सल्फेट है दोस्तों, जिंक सल्फेट है, इसमें अगर आप कॉपर डालेंगे कुछ नहीं होगा, इसमें कॉपर डालेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक, कॉपर का रेडियोएक्टिविटी जिंक से क्या है, जिंक से दोस्तों कम है। कॉपर का रेडियोएक्टिविटी जिंक से कम है, लेकिन कोई भी जगह में कोई भी सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आप जिंक देंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों, जिंक सल्फेट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिंक डिस्प्लेस द कॉपर, सो क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट होगा और कॉपर बाहर रह जाएगा दोस्तों। ठीक, कॉपर बाहर रह जाएगा। तो कॉपर का जो रेडियोएक्टिविटी कॉपर जो है इसका जो सीरीज है ना, सॉरी स्टूडेंट, इसका जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर नीचे रहता है, जिंक ऊपर में रहता है। सबसे नीचे क्या रहते हैं आप बोलो, सबसे नीचे रहता है तो प्लैटिनम, उसके ऊपर में क्या रहता है, गोल्ड। ये सब इनएक्टिव मेटल होता है, इसलिए नोबेल मेटल कहा जाता है। चलिए कारण देख लेते हैं। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द जिंक, बिल्कुल नहीं। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द जिंक, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ओनली बी, मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जो एक्टिविटी सीरीज होता है ना, कौन सा मेटल किससे ज़्यादा एक्टिव है ना, रिएक्शन कौन ज़्यादा करते हैं, इस सीरीज में जिंक ऊपर में होता है, कॉपर उससे नीचे होता है। इसलिए कॉपर का जो रिएक्टिविटी है, कॉपर का रिएक्टिविटी जिंक से कम, और रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर का स्थान नीचे है, जिंक का स्थान ऊपर में है। ठीक, इसमें दर्शाता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव देन द मेटल। ओके दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर लेके फिर दूसरा सब्जेक्ट लेके मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। आप मेरे को जरा सा सपोर्ट कीजिए। आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर चाहिए, कौन सा सीटेट का, कौन सा सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए
चाइल्ड साइकोलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, वो वीडियो कौन सा चाहिए, आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गिव अस स्मॉल सपोर्ट फॉर मेकिंग small video and good video for you. Don't forget, share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.